जय हिंद दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हिस्ट्री की सीरीज। जैसे कि कल हमने जो डिस्कशन किया था वो आपका डिस्कशन था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे जो भारत में जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए थे। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था राजस्थान में प्राप्त हुए थे, हरियाणा में प्राप्त हुए थे, गुजरात में प्राप्त हुए थे, इनके बारे में चर्चा की थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मृदभान से संबंधित, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो, एक भी नंबर आपका छूटे ना। इसलिए मैं हर टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आज ये खत्म होने के बाद कल से हम चालू करेंगे आपकी वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो आप लोग आज जो टॉपिक है वो है मृदभान। मृदभान को इंग्लिश में बोलते हैं पोल्ट्री नहीं, पोट्री बोलते हैं। और एक और वर्ड है, इसको वेयर भी बोला जाता है। मृदभान मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। ये सब खत्म होने के बाद फिर एक मैं टेस्ट भी लूँगा आप लोगों का, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो हमारा जो टॉपिक है वो मृदभान मतलब इसको बोलते हैं पोट्री या वेयर। टेक्निकल नाम इसका वेयर है, WARE वेयर है। तो विश्व मतलब अगर आप कहा जाए कि जो मृदभान थे इनको विश्व के मृदभान के जनक किसको कहते हैं, मतलब वर्ल्ड के जो व्यक्ति हैं उसको मृदभान का जनक किसको कहा जाता है, तो वो फिलिंडर, उनका नाम है फिलिंडर नाम के जो व्यक्ति हैं उनको विश्व का मृदभान का जनक कहा जाता है। ये इन्होंने क्या की थी, इन्होंने ही इनको जनक कहा जाता है। किसको? फिलिंडर को मृदभान का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो विश्व के मृदभान के जनक किसको कहते हैं, तो फिलिंडर को कहते हैं, फिलिंडर को। फिर बात आ गई विश्व, तो फिर भी हम भारत में रहते हैं। बात अब पूछ लिया जाए कि भारत के कौन जनक है, ये आपके मृदभान के, तो बीबी लाल ये भारत के हैं। बीबी लाल कौन है? भारत के हैं। बीबी लाल आपके भारत के हैं। तो भारत के मृदभान के जनक किसको कहते हैं? बीबी लाल को कहते हैं। और विश्व को किसको कहते हैं? फिलिंडर को कहते हैं। अगर विश्व की बात, जब विश्व के बारे में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विश्व में मृदभान के जनक किसको कहा जाता है, तो फिलिंडर लगाओगे। और भारत का पूछा जाए तो बीबी लाल लगाओगे, बीबी लाल, ठीक है। फिर आता है मृदभान का पहला साक्ष्य। मैंने आपको जब पाषाण काल पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि 9 पाषाण काल में पहली बार मृदभान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से? हस्तिनापुर, जो कि हरियाणा में है। तो मृदभान का पहला साक्ष्य हमको 9 पाषाण काल से प्राप्त हुआ था। फिर अभी जो मृदभान है, अब भैया जैसे मान लो कि जब खुदाई उदाई चल रही होगी उस टाइम तो उनको वो मिले होंगे मृदभान, लेकिन अब वो जाने ही कैसे वो इतने पुराने हैं कि ये कितने साल पुराने हैं। तो एक विधि होती है उसको जानने के लिए, ठीक है। तो वो विधि क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वो जो विधि है मृदभान को निकालने की आयु, उसकी अब आयु निकालोगे। आयु मतलब ये जो मनके हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ये कितने पुराने हैं, तो उसको कैसे निकालोगे, तो उसकी विधि का नाम है थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा हमको पता लगेगा। ये विधि हम निकालेंगे, इसके द्वारा हमको पता चलेगा कि इतने पुराने हैं, ये इतने पुराने मनके हैं, ठीक है। यह मृदभान है। फिर बात आती है आपकी मृदभान का सबसे ज़्यादा साक्ष्य। हमको जो मृदभान के सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिला है, सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमको कहाँ से मिला, अभी मैंने डिस्कस किया था। ये आपको मिले हैं मृदभान के सबसे हस्तिनापुर, हरियाणा से प्राप्त हुआ है। हरियाणा से आपको मृदभान के सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृदभान के साक्ष्य हरियाणा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। और दूसरी बात अभी आपको और चर्चा करता हूँ मैं इसके बारे में। तो एक बार इसको एक रिवीजन करते हैं। विश्व में अगर जनक पूछा जाए मृदभान के कौन है, तो फिलिंडर है। फिर भारत में पूछा जाए तो बीबी लाल है। और इसके बारे में मृदभान का पहला साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो 9 पाषाण काल से हमको पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से? 9 पाषाण काल से हमको पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था। मृदभान की आयु कैसे निकालते हैं, मतलब ये हम कैसे जानेंगे कितना पुराना है, तो बोलेंगे थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा हमको प्राप्त होगा। फिर बात आई थी मृदभान का सबसे ज़्यादा साक्ष्य, तो हमको कहाँ से मिला है? हस्तिनापुर, हरियाणा। और पहला साक्ष्य 9 पाषाण काल में हमको प्राप्त हुआ था। पहला साक्ष्य 9 पाषाण काल में प्राप्त हुआ था। एक क्वेश्चन बन के आता है आपके एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन इस तरह है कुछ कि मृदभान पुरातात्विक के अध्ययन के वर्णमाला को क्या कहते हैं, जो पुरातात्विक के अध्ययन के वर्णमाला को क्या कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम से पूछा गया था कि पुरातात्विक के अध्ययन के वर्णमाला को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या आंसर लगाओगे, तो इसमें आंसर लगाओगे मृदभान पोट्री, ठीक है। तो पुरातात्विक के अध्ययन के वर्णमाला को मृदभान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप नोट डाउन कर लिए। पुरातात्विक के अध्ययन के वर्णमाला को क्या कहते हैं, तो आप लगाओगे मृदभान, इंग्लिश में पोट्री, या अगर वेयर लिखा हो WARE तो वेयर लगाओगे। अब आगे चर्चा करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो ये आपके
मृदभान थे आपको पहली बार नवपाषाण काल में प्राप्त हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्राप्त हुए थे। फिर आर्य लोग आए थे, तो आर्यों ने क्या किया था, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी इनको आर्यों से। आर्य से हमको वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती थी, उसमें भी मृदभान यूज इस्तेमाल किए जाते थे। वो किस तरह के थे उनकी चर्चा करेंगे। फिर महाजनपद का विस्तार सभ्यता के बारे में हम जानेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा जो विशाल मगध महाजनपद हुआ करता था, तो इस उनके टाइम कौन से मृदभान यूज होते थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर भी किया करिएगा अपने दोस्तों को भी। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हम जो मृदभान थे उनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा था। जो आपकी चौथी कैटेगरी थी वो कॉमन थी, तो उसको भी मैं आगे समझाऊंगा। पहले ये चीज़ समझ लो कि कंफ्यूज मत होना उसको लेके, ठीक है। तो हमारी जो पहली कैटेगरी क्या है, हड़प्पा सभ्यता में हमारे किस तरह के जो ये थे मृदभान थे, तो कैसे थे। तो उस टाइम जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम जो हमारे मृदभान हमको प्राप्त हुए थे, तो गैरिक मृदभान थे। गैरिक मृदभान मतलब होता है लाल रंग के मृदभान, गेरू रंग नहीं होता है, आपने देखा होगा। क्या बताएं, जैसे कि आप, हाँ, बहुत पहले गेरू रंग चला करता था। गेरू रंग भी क्या, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई पोलियो वगैरह कोई पिलाने आया करता था आपके घर में, तो क्या होता है, उनके पास कोई मार्कर या मार्का नहीं हुआ करता था, तो वो लोग क्या करते थे, ईंट उठा के दीवार पर रख देते थे कि भैया इनके घर के बच्चे ने क्या किया है, पोलियो की खुराक ले ली है। तो उसको बोलते थे, तो उस वक्त मिट्टी से वो क्या बोलते हैं, ईंट वगैरह जो होती थी, तो उन्हीं से उठा के वहाँ पे निशान मार दिया करते थे। तब इसको बोला गैरिक मृदभान। गैरी मतलब गेरू, मतलब लाल रंग का। तो हड़प्पा सभ्यता में हमारे कैसे मृदभान हुआ करते थे, तो गैरिक मृदभान हुआ करता था, गैरिक मृदभान। अब इनकी विशेषता भी और डिस्कस करेंगे, अब ये ओवरव्यू है। फिर हमने क्या था, वैदिक सभ्यता में कैसे आपके मृदभान चलते थे, वो चित्रित मृदभान थे, मतलब कि जो वो थे आपके मृदभान, उस पर चित्र बना हुआ करते थे, नौकाशी होती थी। तो इनमें क्या हुआ करते थे, नौकाशी हुआ करती थी इनमें, ठीक है। तो इनको बोलते हैं चित्रित मृदभान। वैदिक सभ्यता में कैसे मृदभान थे, तो वो चित्रित मृदभान थे। फिर आती है महाजनपद में कैसे हुआ करते हैं। तो महाजनपद जो आपके जो मृदभान प्राप्त हुए थे, वहाँ से हमको चमकीले प्राप्त हुए थे। चमकीले मतलब कुछ ना कुछ इनमें केमिकल लगाया होता है। भैया कोई चीज़ चमकीली बनाई जाएगी तो ऐसे थोड़ा बन जाएगी चमकीली, जब तक आप उसमें केमिकल नहीं मिलाओगे। तो हो सकता इसके टाइम केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम क्या था, गैरिक मृदभान का इस्तेमाल किया था। गैरिक मृदभान का इस्तेमाल किया था, गेरुए रंग के थे, लाल रंग के थे, तो इनके गैरिक मृदभान का इस्तेमाल किया जाता था। फिर आपके आते थे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में जो आपके मृदभान यूज़ किए जाते थे, तो वो जो चित्रित मृदभान थे, मतलब उन जो वो मृदभान थे उन पर चित्र बना हुआ करता था, ठीक है। फिर आगे आपका मगध महाजनपद की चर्चा करते हैं। तो महाजनपद में हमको कैसे मिले थे मृदभान, तो वो चमकीले थे, मतलब उनमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, तभी उनको चमकीला बनाया गया था। अब इनकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर आप मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरा रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे जो मैं आपको वीडियो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब जानते हैं जो आपके जो मृदभान प्राप्त हुए थे अलग अलग जगहों से, मतलब चारों जगहों से, इनकी क्या विशेषता थी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमको जो हड़प्पा सभ्यता से जो पहली बार मृदभान प्राप्त हुए थे, तो उनमें क्या था, वो गैरिक मृदभान थे। गैरिक मतलब गेरुए रंग के थे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं गैरिक मृदभान, मतलब गेरुए रंग के थे, गैरिक मृदभान थे। और उनको इंग्लिश में क्या बोलते थे, एक शॉर्टकट चलता है, कभी के एग्जाम में आपको शॉर्टकट लिख के दे दिया जाता है, OCP। तो आप बड़ा कन्फ्यूज होगी ये OCP क्या होता है। तो गैरिक मृदभान को ही बोलते हैं ऑर्चरी कलर पोट्री, ऑर्चरी कलर पोट्री बोलते हैं, ऑर्चरी कलर पोट्री, इसका शॉर्टकट है OCP। और कौन से रंग के हुआ करते थे, तो ये लाल रंग के होते थे। इनका रंग कैसा होता है, लाल रंग। आपने देखा होगा जो गेरुआ कलर होता है अक्सर वो लाल रंग का होता है। आपने ईंटें देखी होंगी ना, ईंटें किस रंग की होती, लाल रंग की ईंटें होती। तो हड़प्पा सभ्यता के कैसे थे, गैरिक मृदभान थे, गैरिक मृदभान थे। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्चरी कलर पोट्री, ऑर्चरी कलर पोट्री, शॉर्टकट बोलते हैं OCP। और किस रंग के थे, ये लाल रंग के हुआ करते थे, लाल रंग के हुआ करते थे। अब समझते हैं वैदिक सभ्यता के टाइम कैसे हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता के टाइम चित्रित होते थे, जो इनके मृदभान थे इन पर चित्र बना हुआ करता था, चित्र बना हुआ करता था। और इनको इंग्लिश में क्या बोलते थे, पेंटेड ग्रे पोइट्री। लेकिन ज़्यादातर वर्ड क्वेश्चन जब बन के आता है तो उसमें वेयर, पोइट्री की जगह पोइट्री हटा देते हैं, वेयर लिख देते हैं। तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये शॉर्टकट अगर इसका लिखा जाए, शॉर्टकट इसका बनेगा PGW, तो आप बोलोगे ये क्या लिख के दे दिया। तो पोइट्री को भी वेयर कहते हैं, वेयर जो इसका टेक्निकल नेम है, वेयर इसका टेक्निकल नेम है, ठीक है।
तो कई बार एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था क्या कि वैदिक सभ्यता में किस तरह के मतलब मृदभान इस्तेमाल किया था, तो उसमें लिख दिया था OCP, PGW और भी 2-3 नाम जोड़ दिए थे। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि यार PGW क्या होता है। तो उसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर पोइट्री भी है लेकिन वेयर इसका टेक्निकल नेम है। फिर और इसको कैसे लोग यूज़ करते थे, तो इसको प्रीमियम लोग यूज़ करते थे। आपने देखा होगा कि कई बार आप जाते हैं शोरूम में कुछ खरीदने के लिए, तो आप कहते हो कि हमको प्रीमियम माल दिखाओ। प्रीमियम माल मतलब थोड़ा VIP माल दिखाओ, अच्छा वाला माल दिखाओ, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो इसको जो अच्छी मतलब जो प्रीमियम जो मतलब जो पैसे वाले ज़्यादातर हुआ करते थे वो लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। फिर बात आती है आपकी महाजनपद। महाजनपद में कैसे क्या कौन से मृदभान यूज़, यहाँ पे तो प्रीमियम होगा, ठीक है। फिर महाजनपद में उत्तरी काले चमकीले मृदभान थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने और पॉलिश कर दिया डिज़ाइन को, मार चमकीला बना दिया ताकि दूर से चमकने लगे। अरे वाह, तो बड़ा सुंदर है, बहुत महंगा होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, तो इन्होंने उत्तर काले चमकीले मृदभान चलने लगे थे महाजनपद के टाइम। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ब्लैक पॉलिश। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश। और कब यूज़ होते थे, 600 ईसा पूर्व पहले ये यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। और ये रासायनिक पदार्थ के थे। अब जैसे समझो, जब क्या होता है कि तुम्हारा जब कोई दोस्त आता है तुम्हारे घर में, ठीक है, तो जब कोई दोस्त आता है तो उसको जब आप चाय देते हो तो ऐसे गिलास में देते हो, ठीक है। लेकिन जब कोई कोई और तुम्हारा कोई फैमिली का कोई अच्छी रिस्पेक्टेबल प्रोफाइल का कोई बंदा है, तो उसके लिए नई कप या नई गिलास निकालते हो, तो वो किसके अंदर आएगा, वैदिक सभ्यता के अंदर। लेकिन उससे भी हाई प्रीमियम क्वालिटी का कोई बंदा आ जाता है तो उसके लिए और चमकीले और खूब डिजाइनदार निकालते हो, मतलब कप गिलास, तो वो महाजनपद के अंदर आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो हड़प्पा सभ्यता में गैरिक मृदभान यूज़ करते थे, उनको शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्चरी कलर पोइट्री बोलते हैं। और ये लाल रंग के हुआ करते थे। फिर आती है आपकी बात वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हम कैसे मृदभान थे, चित्रित मृदभान थे, मतलब जो चित्र बना हुआ करता था, चित्र, और उनको इंग्लिश में कहते थे पेंटेड ग्रे वेयर या पोट्री कहते थे। और ये प्रीमियम लोग यूज़ करते थे। फिर आती है आपकी जनपद की बात करते हैं। तो जनपद में हम कैसे यूज़ करते थे, तो उत्तरकाली चमकीले मृदभान थे। यहाँ पे चमकीले मृदभान इस्तेमाल किए जाते थे। इनको इंग्लिश में कहते हैं नॉट ब्लैक पॉलिश। और 600 ईसा पूर्व पहले इस्तेमाल किया जाता था। और ये क्या था, ये रासायनिक पदार्थ थे। रासायनिक पदार्थ से इनको चमकाया जाता था। तो अगर दोस्तों ये मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सच में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों जो आपकी चौथी कैटेगरी थी मृदभान की, वो थे काले लाल मृदभान पाए जाते थे। ये चौथी कैटेगरी थी आपकी, जो अभी मैंने समझाई थी, अभी समझाने जा रहा हूँ। काले लाल मृदभान, इसको इंग्लिश में बोलते थे ब्लैक रेड वेयर भी बोलते हो या पोट्री बोलते हो। तो बताया वेयर आपका टेक्निकल नेम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले काले लाल मृदभान थे। इनको काले लाल मृदभान सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। और कब पाए गए थे, किस पाषाण काल में पाए गए थे, तो ये ताम्र पाषाण में पाए गए थे। ताम्र पाषाण में आपको काले लाल मृदभान प्राप्त हुए थे। अब इसमें काले लाल था, तो लाल के आप जानते हो लाल वाली चीज़ में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा थी। इस मृदभान में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी। तो उनको कैसे याद रखोगे, जो कृष्ण भगवान थे वो थे काले। कृष्ण भगवान जो थे कैसे याद रखोगे, कृष्ण भगवान थे काले। तो काले मृदभान थे काले। और लाल मतलब लोहित। लाल मतलब होता है लोहित। दिख रहा है तुमको, जो सही होता है इसका लोहित। तो सबसे ज़्यादा हमारे ये मृदभान प्राप्त होते थे, हमको काले लाल मृदभान प्राप्त होते थे। कब प्राप्त होते, ताम्र पाषाण काल में हमको सबसे ज़्यादा प्राप्त किए गए थे। और ये हमको याद कैसे रखेंगे, तो काले से क्या होता है, कृष्ण भगवान हमारे काले हुआ करते थे, ठीक है। तो कृष्ण और लाल मतलब लोहित, तो काले लाल मृदभान। और लाल था तो इसके कारण इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, ठीक है। तो इन वाले जो मृदभान में क्या था, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी। तो बस इतनी ही चर्चा थी इसके बारे में, इस मृदभान के बारे में। अब थोड़ा और जानते हैं थोड़ा डिटेल में, जो कि इसकी अगला टॉपिक है। बाकी कल हम डिस्कस करेंगे आपसे वैदिक सप्ताह के बारे में। ये आज इतना भी पढ़ाएंगे आज के लिए, ये आज का टॉपिक आज का समाप्त हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं रिलेट
को रिलेट करके हर टॉपिक से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, आइए अब चर्चा करते हैं जो कि इसका ही एक पार्ट आता है सिंधु सभ्यता का ही, तो वो भी जान लेते हैं कि क्यों छूटे ये आपका टॉपिक में चाहता हूँ। तो आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कहाँ है? ये इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में चर्चा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो इराक से प्राप्त होती है, इराक से। तो ये मेसोपोटामिया थे, लोग कहाँ रहते थे, क्या था? तो ये लोग रहते तो इराक के थे, लेकिन किस दो नदियों के बीच में रहता था? वो दो नदी घाटी थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस के बीच में जो लोग रहते थे उन लोगों को ही कहा जाता था मेसोपोटामिया। इन्हीं के नाम से पड़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन्हीं के नाम से पड़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर बात आती है ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये ग्रामीण मेसोपोटामिया के जितने भी, ये बहुत पुरानी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तभी उस टाइम की जो सभ्यता थी, आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता को हमने क्या कहा है? वो शहरी सभ्यता बताई है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हुआ करते थे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लोग कहाँ रहते थे? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में रहा करते थे, जो कि इराक में है। तभी इसका नाम पड़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। यहाँ के लोग ग्रामीण हुआ करते थे, इनके पास सब गाँव के रहन सहन था। और ये सभ्यता कितनी थी? 500 ईसा पूर्व, 500 लिख दिया मैंने, 5000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी। 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के लोग ये लोग थे। ठीक है, तो 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता थी, 5000 ईसा पूर्व। और इनका मुख्य आधार क्या था? तो ये लोग व्यापार पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे, ये लोग सब डिपेंड थे तो कृषि पे। जो इनका मुख्य आधार था वो कृषि था। इनका मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इनका मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इनका मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में यही चर्चा थी। तो एक बार रिवीजन करते हैं, क्या था मेसोपोटामिया सभ्यता में? तो किस दो नदी के बीच में थे? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में ये लोग बसते थे, तभी इनका नाम पड़ता मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यहाँ ये जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी यहाँ, और ये सभ्यता 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता थी, बहुत पुरानी सभ्यता थी। और यहाँ का जो मुख्य आधार था वो था कृषि, यहाँ का मुख्य आधार था वो था कृषि, और यह सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। आप जानते हैं ये जो सभ्यता थी ये 4 भाग में बांटी गई थी। इनके बारे में चर्चा करते हैं। वो जो 4 भाग थे आपका, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन की बेबीलोन की सभ्यता हो गई, फिर असियाना, फिर विक्टोरिया, असियाना और विक्टोरिया। इनके बारे में जान लेते हैं, फिर यह समाप्त करते हैं। तो दोस्तों जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो 4 भाग में बटी थी। वो 4 भाग कौन कौन से थे? जो 4 भाग थे, तो वो जो पहला भाग था, एक तो सुमेरियन सभ्यता थी, मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सुमेरियु थे। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, एक तो सुमेरियन सभ्यता थी, मतलब सुमेरियन सभ्यता हुआ करती थी। दूसरा बेबीलोन की सभ्यता होती थी। यहाँ पे झूलता हुआ बगीचा, इसको झूलता हुआ बगीचा कहा गया। झूलता हुआ बगीचा इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पार्क है या जंगल है जिसको आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा वो पानी में ऐसे से झूल रहा है, लेकिन सच में ऐसा नहीं झूलता है, लेकिन वो हमारा आई का इफेक्ट होता है या विजुअल इफेक्ट होता है, जिसके कारण लगता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया है पानी में तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे झूल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बेबीलोन की जो सभ्यता है वहाँ पे झूलता हुआ बगीचा है। और आपको एक बात और पता हो कि बेबीलोन में क्या था? बेबीलोन में बताइए आप लोग क्या था, अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो सोच के बताइए, एक थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। याद आया कि नहीं आया? बेबीलोन में क्या था बताओ जल्दी से, कमेंट करके लिख के बताइएगा मेरे को। मैं छोड़ दूं या बता दूं? बेबीलोन में जो आपका किसका मकबरा था? अभी इतना हिंदी आप बताओ जल्दी जल्दी। बेबीलोन में आपका एक मकबरा था, किसका था? तो बेबीलोन में जो मकबरा था वो सिकंदर का बेबीलोन में मकबरा था। और वहाँ पे उनका एक घोड़ा था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम जानते हो, बुके फेराल। घोड़े का नाम था बुके फेराल। तो बेबीलोन में सिकंदर का मकबरा था और उनके घोड़े का नाम था बुके फेराल। वहीं पे इनके घोड़े की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ठीक है, तो ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। ये चीज़ आप मुझे कमेंट में भी लिख के बताइएगा, क्योंकि अभी तो बता दो फिर भूल जाओगे। जब तक वीडियो नहीं देखोगे 2-3 बार वीडियो देखिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, लिखी हुई चीज़ जल्दी याद होती है। ठीक है, तो इस सभ्यता को, एक तो आपको सुमेरियन सभ्यता थी, दूसरी बेबीलोन की सभ्यता थी। बेबीलोन सभ्यता में झूलता हुआ बगीचा हमको प्राप्त हुआ था। बगीचा में पता चलता था कि झूल रहा है, और यहाँ पे सिकंदर का मकबरा था, और बुके फेराल जो उनका घोड़ा था उसकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। फिर आता आपका असियाना की सभ्यता, या असियाना की सभ्यता हो करती थी। वे फिर कैट्रिया की सभ्यता है। इन दोनों में कुछ खास नहीं, बस याद ही रखना नाम। तो 4 भाग में बांटा था, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, असियान सभ्यता और कैट्रिया सभ्यता। बस अब थोड़ा सा एक और छोटा पॉइंट बचता है 2 मिनट का, वो भी डिस्कस करते हैं।
तो दोस्तों जो आपकी अगली सप्ताह है वो मिस्र की सभ्यता, ये भी छोटी सी, तो मैंने कहा ये भी समझा दूँ, कोई पॉइंट ना छूटे आपका। तो मिस्र के ये जो मिस्र की सभ्यता थी, इसको एक ऐसे बोलते हैं लेप लगाने वाली सभ्यता है। आप लोग जानते हो कि आपने देखा होगा कि कहीं म्यूजियम में गए होंगे, जैसे लखनऊ वगैरह गए होंगे म्यूजियम्स में या किसी अदर म्यूजियम से गए होंगे, तो वहाँ मम्मीस रहती हैं, मम्मीस होती हैं जो कि पुराने, उन पे लेप लगा दिया जाता है। लेप लगा के उनको जैसी उनकी बॉडी होती है वो सड़ने नहीं दिया जाता है। केमिकल आप जानते हो केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तब कोई इंसान मर जाता है मम्मी इसका बताता हूँ, तो जैसे वो लोग की डेथ हो जाती है तो उस पर केमिकल का लेप लगा देते हैं ताकि उनकी जो अपर स्किन है वो सड़े ना, ठीक है, और जैसी की तैसी थी वैसी ही बनी रहे। तो ये मिस्र की सभ्यता में क्या था, लेप की सभ्यता दिखा जाता है। एक प्रकार से वहाँ के लोग क्या करते थे, बॉडी पे लेप लगा देते थे जो लोग मर जाते थे, और उनको ऐसे ऐसे के ऐसे रखा जाता था। तो यहाँ का वो ये मिस्र की सभ्यता किस नदी के आसपास थी, तो नील नदी के पास थी। कौन सी, किसके पास है, तो नील नदी के पास थी। नील नदी के पास ये सभ्यता के बारे में हमको पता चलता है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास थी, और यहाँ का राजा जो सबसे बड़ा था उसका नाम था फिरौन। फिरौन था, राजा का नाम था फिरौन। और इसको केमिस्ट्री की खोज इसी सभ्यता को कहते हैं, केमिस्ट्री की खोज मिस्र सभ्यता को कहते हैं। और यहाँ पे खूब बड़े बड़े से पिरामिड है, खूब बड़े बड़े से पिरामिड हैं, ठीक है। तो गीजा का पिरामिड आपने सुना होगा, गीजा का पिरामिड के बारे में सुना होगा, तो ये आपका मिस्र में ही है। तो बस इतनी ही थी, इसके बारे में कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों कल हम जो चर्चा करेंगे वैदिक सप्ताह के बारे में जानेंगे, आर्यों के बारे में जानेंगे, उन्होंने ऋग्वेद जो भी दिए थे, जितने भी वेद दिए थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद।